अभिनंदन है। आज आगामी लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी रीवा से घोषित कर दिया है और जैसा कि हम लोगों को पूर्व में ही इसके संकेत मिल चुके थे कि वो प्रत्याशी श्रीमती नीलम अभय मिश्रा हैं। ये पूर्व विधायक रह चुकी हैं सिमरिया से और एक अच्छी मिलनसार और संभ्रांत महिला की इनकी छवि है, अपने क्षेत्र में भी रही है और जहाँ जहाँ ये जाती है वहाँ रही है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का हर्ष है कि हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझ के एक बहुत अच्छे प्रत्याशी को चयनित किया है। आप जैसा कि जानते हैं कि आगामी समय में लोकतंत्र में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है धीरे धीरे शहने। इसी तारतम्य में कांग्रेस नेतृत्व में भी इस बार महिला सीट दी है जो कि स्वागत योग्य है। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी को इस बात के लिए हार्दिक आभार देते हैं कि उन्होंने हमारे बीच से महिला प्रत्याशी का चयन किया है। बिंदु में पहले भी महिला सांसद हो चुकी हैं और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पे महिला सांसद कांग्रेस पार्टी से हो। अनुरोध करता हूं कि नीलम मिश्रा जी अपनी बात आपके बीच में रखें। ये कांग्रेस पार्टी की अधिकृत आज प्रेस में सूचना है, आज वो यहाँ कार्यालय से आपके बीच में अपनी बात रखें। आइए नीलम जी। मैं तो मानती हूँ कि मुझे बस मेहनत करनी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगर जनता का अच्छा समर्थन रहा तो हम जीतेंगे और लोकसभा सीट हमारी होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। जिले की 7 विधानसभा सीटें जहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, वहाँ पर कैसी चुनौती होगी? चुनौती तो बहुत है बीजेपी के सामने हम लोगों को, क्योंकि अभी क्या है कि कांग्रेस का संघर्ष का दौर चल रहा है और बीजेपी जो है तो एक तरफा जैसे कि तानाशाही कह लीजिए वो चल रही है इस समय, तो उसके लिए हम लोगों को संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा, पर पूरा प्रयास। भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के नजर से बाकी जी, तो फिर किस तरह से उनको चुनौती होगी? अब चुनौती यही है कि जो भी होगा विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि विकास, रीवा जिले का विकास हो, क्योंकि अभी जो विकास हुआ है तो वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। ऊपर बड़े बड़े काम हुए हैं लेकिन ज़मीनी स्तर का विकास अभी नहीं हुआ है, तो वो विकास मुद्दा रहेगा। रोज़गार का मुद्दा रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा और जो भी योजनाएं हैं हमें जो भी सेंटर से मिलती हैं उसको मैं यहाँ लाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि अभी जो आपके तत्कालीन सांसद जी थे उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया रीवा जिले के लिए कि कोई भी ऐसी बड़ी योजना लाए हों, कि हमारी युवाओं के लिए कोई योजना लाए हों, कि महिलाओं के लिए लाए हों। आप सबके सामने हैं 10 वर्षों का विकास जो भी हुआ है। उनका तो कहना है कि एयरपोर्ट जैसी सौगात उनके द्वारा दी गई। एयरपोर्ट जैसी सौगातें अब किसके द्वारा दी गई हैं अब ये किसी को नहीं मालूम है। देखिए, एयरपोर्ट बनने से ठीक है, बड़े आदमियों का विकास है, गरीब जनता कहाँ जाएगी हवाई जहाज़ में बैठ के, ये बताइए। जब उन्हें रोज़गार ही नहीं मिलेगा, कोई काम ही नहीं करेंगे, तो हमारे युवा भटक रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बाहर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे रीवा ज़िले में जो है तो कोई भी रोज़गार का साधन उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए प्राथमिकता तो ये रहेगी कि सबसे पहले रोज़गार मिले, उसके बाद स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बन गए हैं लेकिन ना तो यहाँ कोई ढंग का एक भी डॉक्टर है। किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तो उसको बाहर ही जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी खुल गया है, ये है। अब संजय गांधी जो है वो कांग्रेस की देन है, तो आखिर जो भी मरीज़ है फिर संजय गांधी में ही ठीक होता है जाके। बाकी इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खुली हैं लेकिन उसमें कोई भी एक ढंग का डॉक्टर मेरी समझ में तो नहीं आता कि कोई भी अच्छा इलाज कर सके, तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बीजेपी राम राज्य के मुद्दे को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रही है और तमाम विकास कार्यों की बात करती है, उसको कैसे चुनौती देती है? राम राज्य का तो देखिए ऐसा है कि राम राज्य अब कहाँ है, आप देख रहे हैं। राम राज्य तो अब हम लोग जैसे रामायण और महाभारत में देखते थे, तो रामायण में हमने देखा राम राज्य जो होता है। आज के ज़माने में आपको दिखता है राम राज्य, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित हैं, ये राम राज्य होता है। आजकल हमारी लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। कानून कहीं पर भी नहीं रह गया। कानून को आप कह लीजिए, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है,
कितनी FIR दर्ज हैं, किसी के ऊपर कोई सुनवाई हुई आज तक? तो क्या है कि ये इसको राम राज्य नहीं कहते, ये सीधे सीधे तानाशाही इसको बोलते हैं। महिलाओं को लेकर क्या मुद्दा होगा? महिलाओं को लेकर भी महिलाओं के लिए जो भी सुरक्षा, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा का है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही। आज हमारे देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, आप बताइए। जब से BJP की सरकार है तो एक भी मतलब कानून ऐसा नहीं बना है कि जो सही मतलब दिशा में जाए। महिलाओं के साथ कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, BJP की सरकार कुछ नहीं कर रही। सब मौन धारण किए बैठे हुए, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो उनको संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का। तो सबसे पहले तो इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, इसके बाद आगे का जो भी है तो वो है। पार्टी की एकजुटता हमेशा सवालों की घेरी रही है। विधानसभा चुनाव में भी विधायक जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही खिलाफ वोटिंग की अपील कर रहे हैं, तो इस बार अब ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अब सब एक हैं और पूरा संगठन एक होकर काम करेगा। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और उनका नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, संगठन बहुत अच्छा है, मजबूत है। अगर सही दिशा में सबने बढ़िया काम किया तो ज़रूर जीत होगी और संगठन में ही शक्ति होती है, देखिए। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि मतलब पूरा संगठन हमारे साथ में है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाल ही में 400 लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में काम किया जी, 400 लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी में काम किया। हो गया। वो तो BJP को थोड़ा सा घबराहट है, उनको ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ना कहीं बन जाए। चलिए ठीक है, कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीटें नहीं आएंगी। BJP को बहुत घमंड है कि हम 400 पार जाएंगे, तो ये तो उनका अपना वो है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस से कई बड़े नेता अभी भी लाइन पे खड़े हुए हैं बीजेपी में जाने के लिए। हो गया, वो सब उनकी सोच है। अब क्या है, चुनाव हो जाएगा उसके बाद वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है इसका। कांग्रेस से प्रत्याशी रहते हुए आप स्वयं मानती हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, तो कांग्रेस नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो 400 पार का नारा वो दे रहे हैं, तो हम अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हम 400 पार चले जाएंगे, लेकिन नहीं, सरकार बनने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि EVM में जो खेल होता है तो वो सरकार अपनी बना लेते हैं। क्योंकि अभी आपने विधानसभा चुनाव में देखा भाई, यहाँ पे कांग्रेस की पूरी अच्छी खासी लहर थी, सब था, लोग बोलते भी थे और लोगों ने कहा भी है कि हमने वोट नहीं दिया है उसको, BJP को, हमने कांग्रेस में वोट दिया, लेकिन हमारा वोट कहाँ चला गया। तो EVM में खेल होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो सरकार बना लेंगे EVM में खेल करके। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सीट नहीं आएगी, कांग्रेस की सीट भी आएगी। जनता तो है ना, जनार्दन, जनता भगवान होती है और वो वोट तो दे रही है। और जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि BJP की सरकार बने, जनता बदलाव चाहती है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं ना क्षेत्र में, जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता से मालूम पड़ता है कि जनता मन से बिल्कुल नहीं चाहती कि BJP की सरकार बने। क्योंकि इतना अत्याचार मचा हुआ है कि आम जनता का क्या किया, किसान परेशान है, ओलावृष्टि अभी कितनी ज़्यादा हुई है, आप देखिए, किसानों को कहीं मुआवजा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, जो है सब खोखले झूठे वादे हैं। ना तो बहनों के लिए, जैसे अभी वोट ले लिए बहना योजना, अब आधे वोट उनके बहनाओं के वो काट दिया गया है नाम। अब ये लोकसभा चुनाव के बाद जितने नाम है वो भी काट दिए जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है। बता रहे 3,000 क्या 1200 ही आ रहा है, 1200 में भी सिलेंडर भी 400 का कहाँ हुआ, वही है ना। प्रधानमंत्री में किसको किसको घर बन गया है, आप लोग बता दीजिए। कई लोगों का नाम भी जुड़ा होगा उसमें, बहुत से लोगों का, तो अपनी जेब से पैसा दे के घर बनवाया कि नहीं, पूरी किस्त आई आज तक। विधानसभा शुरू हुए 4 महीने हो गए, क्या विधायक जी ने इन सब मुद्दों पर चर्चा की विधानसभा में? हाँ, विधायक जी ने बहुत सारे मुद्दे रखे हैं। विधायक जी भाई एक इकलौते यहाँ से विधायक हैं विपक्ष के, तो वही तो बोल रहे हैं, बाकी तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। सांसद जी 10 साल रहे यहाँ, पक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में थे, अपने ज़िले के लिए उन्होंने कभी वहाँ बात रखी क्या लोकसभा में? कोई भी बात मुद्दा उठाया हो तो आप लोग बता दीजिए, आप मीडिया वालों के पास तो सारी सूचना जानकारी रहती है। मैम, ऐसे तो कार्य जो कि अगर जो जनता चुन लेती है आपको, तो आप क्या करेंगी जो कि वर्तमान सांसद नहीं कर पाए हैं? आपकी नज़रों में वो कार्य कौन से? सबसे पहला कार्य तो देखिए रीवा ज़िले का जो आम जनता का विकास है। जैसे रीवा ज़िले में मैं अभी 18 के चुनाव में, जब माननीय जी लड़े थे चुनाव, तो हम लोग गली गली गए, कॉलोनियों में इतना पानी भरा रहता था कि वहाँ की आम जनता त्रस्त है, नाली भरी है, पानी भरा है। अगर आज रीवा में बाढ़ आ जाए ना तो पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक आम जनता का विकास नहीं होगा। तो पहले तो मैं इसमें ध्यान दूँगी। उसके बाद जो मैंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा, इसमें मैं विशेष ध्यान दूँगी। किसानों और रोजगार के साधन, रोजगार हमारे यहाँ के ज़िले के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर रोजगार के लिए हमारे यहाँ के लड़के भटक रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के,
मतलब कि बैठे हुए हैं बेचारे, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा। कांग्रेस के ज़माने में कम से कम ये था कि सरकारी नौकरी तो मिलती थी। भाजपा की सरकार जब से आई है तो आप बता दीजिए कहीं किसी को सरकारी नौकरी अगर किसी को भी मिली हो तो हाथ खड़ा करके आप बताइए किसको मिली है। तो ये सारी आपकी नजरों में जो लाडली बहना योजना है वह कैसी है, और अगर जो आपको आगे जिता दिया जाता है या कांग्रेस की सरकार आई तो क्या लाडली बहना योजना चालू रहेगी? लाडली बहना योजना कांग्रेस की ही देन है। कमलनाथ जी ने घोषणा की थी इस बात की, उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पकड़ लिया था, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और उसी को उनने आगे बढ़ा दिया। अब आप भाजपा की रीति नीति ये देख लीजिए कि चलिए हम तो उनको मानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की सीटें जिताई हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया गया। तो जब पूर्व सीएम को ही निकाल दिया गया है तो अब भाजपा की क्या कितनी रीति नीति वो तो सबको मालूम है। वो तो ईमानदारी से उसमें काम कर रहे थे ना। केजरीवाल जी को जेल हो गई, एक सीएम को, ये तानाशाही रवैया है कि नहीं है? उनका अपराध अभी इतना सिद्ध नहीं होता है जितना उनको इस टाइप से किया गया है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। हाँ खड़ी है, क्योंकि अन्याय जहाँ भी होगा तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भाई हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना, अन्याय थोड़ी ना कोई बर्दाश्त करता है, और ये गलत है। अभी जो रीवा जिले की विभिन्न समस्याएं और जो प्रस्तावित आपके द्वारा कार्य योजना है, ये बहुत जल्दी ही हमारे घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच में आएगी। हम आपके बीच में आएंगे, प्रत्याशी आपके बीच में आएंगी और स्वयं चर्चा करेंगी कि जो कांग्रेस का भावी घोषणा पत्र है, अगर मध्य प्रदेश में अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनती है, भारत में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो हमारी कैसी कार्य योजना होगी ये कांग्रेस बताएगी। और साथ ही साथ कांग्रेस ये बताएंगी कि अगर ये निर्वाचित होती हैं तो ये किस तरीके से रीवा की जनता की बात लोगों के बीच में रखेंगी। अब मैं हमारे सिमरिया क्षेत्र के विधायक श्री अभय मिश्रा जी से चाहूँगा कि वो पत्रकारों के बीच में अपनी बात रखें। देखिए क्या है, अगर ये प्रत्याशी बदल देते तो ये पक्का कहते कि हमारे सांसद ने जो हम लोगों के पास पूरा मटेरियल है, ये कह देते वो बहुत खराब आदमी थे, उन्होंने सही में घोटाला किया, बहुत लूट लिया जनता को, कमीशन उठा लिया, ये कर दिया, कह के पूरा ऊपर डाल के अब कह देते ये हमारा फ्रेश कैंडिडेट है, बस अब आपका भाग्य उदय हो रहा है। तब हो सकता है कि जनता जनार्दन को एक बार और बरकरार ले। पर जो अहंकार है, इनको लगता है जैसे रीवा में भारतीय जनता पार्टी माननीय शुक्ला जी की, मंत्री महोदय की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको लगता है रीवा की जनता भेड़ बकरी, हम जिसको भी कर देंगे टिकट दे देंगे, जनता उसको वोट दे देगी। इन्होंने 3 गारंटी ली थी, एक महापौर की गारंटी ली थी, उसमें जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया, अपनी गारंटी में टिकट लाए थे। एक इन्होंने समरिया में भी टिकट ली थी अपनी गारंटी, उसमें भी अभी समरिया की जनता ने सबक सिखाया। अभी ये फिर से वही अपने जेबी व्यक्ति को, अपने रबर स्टैम्प को टिकट गारंटी देकर दिला लाए हैं। इस बार ये चूक गए, इस बार ये घेरे में फंस गए, क्योंकि नया आदमी होता तब तो ये बचाव कर ले जाते, हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। और माननीय सांसद जी जब चुनाव लड़े थे पहली बार, तो इन्होंने कहा था कि हमारे घर में टटिया नहीं है, हमारे साइकिल नहीं है, हमारी दीदी कहती है पता नहीं क्या छूछी तुमका को न पूछी, तुम्हारे कुछ नहीं है। इस टाइप के डायलॉग वर्षों रीवा के लोगों ने गरीब मान के वोट। अब जब इनका 1 वर्ष पूरा हुआ, इन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम हर वर्ष अपने 1 वर्ष का प्रतिवर्ष का लेखा जोखा देंगे। 18 महीने के दौरान जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तभी ये कमिश्नर ऑफिस में घेराव किए थे बिजली की समस्या को लेकर, जिसमें शिवराज जी भी आए थे। तो इन्होंने कहा था कि जब कोई लाइनमैन बिजली काटने आए तो कुल्हाड़ी से उसका टैप काटते हैं, जैसे कि विवादित बयान के लिए प्रचलित है। अब तो गाँव लाइटें कट रही, बिजली नहीं आ रही, किसान परेशान है। अब क्या हुआ, स्कीम नंबर 6 में एक वार्ड क्रमांक 10 में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे कि मैं कर्मचारी को खनकर काट दूंगा। ध्यान है कि नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। गायत्री मंदिर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें इन्होंने मंच से कहा था कि सरपंच को भ्रष्टाचार करने का अधिकार है, क्योंकि सरपंच 15 लाख रुपए खर्च करके जीतता है तो 15% कमीशन।
ये इतने ज्ञानी है कि बीमारी को लाभदायक बताते हैं और कहते हैं कि शरीर में कई बीमारियों को दूर करने के लिए कोरोना बहुत उपयोगी। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए, आप ही लोगों ने किया है। 18 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं कोरेक्स पिए बच्चा सड़क में नशा है ये उसके साथ फोटो खिंचवाते थे। अब कहाँ गई फोटो? अब क्यों नहीं निकल रहे? अब तो आपकी लगातार सरकार है। कभी जाएंगे ये मऊगंज में तो टेबल कुर्सी साफ करने लगेंगे, कभी ये पागल की एक्टिंग करने लगेंगे, कभी ये शौचालय में हाथ डाल के फोटो खिंचवाएंगे। और आप सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। एक गोवर्धन योजना लागू होती है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, कई जिलों में मध्य प्रदेश की भी लागू है, पूरे देश में लागू है। जहाँ जहाँ है वहाँ गोबर खरीदी होती है और किसानों के लिए फायदे का धंधा हो जाता है, पशुपालन सब बांध के रखते। ये एक पत्र लिख देते तो रीवा में गोवर्धन योजना लागू हो जाती। तो जो हम गाँव किसान परेशान हैं, खेती बिल्कुल बदहाल है, मवेशी सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये वो भी नहीं किया। और ये गोद लिए जिस गांव का हरदुआ का आप जा लीजिए, तमाशा देख लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने एक प्रश्न लगाया, एक लेटर लिखा हो रीवा के लिए, एक कोई धारा कथन लगाया, कुछ मांगा हो, 1 करोड़ रुपए का भी कोई काम केंद्र सरकार से लाए तो हम कहेंगे कि इसको आप वोट दे दीजिए। ये किसी ग्राम पंचायत में, किसी नगर निगम क्षेत्र में, किसी नगर पंचायत में अगर ये 3 लाख का अपना एक काम बता दें कि ये 3 लाख का काम मेरा है तो हम कहेंगे कि इनको वोट दीजिए। इन्होंने क्या किया, कथरी ओढ़ के, हमारे कहावत है घी पीना, ये बढ़िया आराम से अपना सोते हैं, दवाई खा लिए, सो लिए और उठे तो चड्डी बनियान, मतलब वही घरेलू कपड़े में फोटो खिंचाना, एक्टिंग करना, और इसके बाद कभी कभी 6 महीने में एक बार लेटरिन में हाथ डाल के गंदगी में फोटो खिंचाना। और फिर काम की आप बात करो तो बेटे कबीर से मिल लो। इनके एक पुत्र हैं बहुत होनहार, सुपुत्र को कबीर जी, उनसे मिलवा ले। ये आम जनता की छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को तो हम विरोधी ही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कोई कार्यकर्ता बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अगर इन्होंने एक हैंडपम्प दिया हो, 5,000 रुपये इन्होंने सांसद निधि से दिया हो, किसी गरीब, बीमार, लाचार, अनुसूचित जात, जनजाति या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इन्होंने 5,000 रुपया दिया हो, ये उसका नाम बता दें। किसी जगह में एक काम किया हो तो ये बता दें। कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। पूरा 10 वर्ष में रीवा के जनता की भूमिका केंद्र सरकार में शून्य है। वैसे भी अघोषित इमरजेंसी है। भारत को माननी जो केंद्र की सरकार है इस समय जिस तरह तानाशाही चल रही है, देश को रसिया बना दिया है। पुतिन की तर्ज पे काम हो रहा है। जैसे पुतिन रूस में 40 साल से को जेल, कोई बोला तो तुरंत जेल, किसी का पे हमला करवा देना, जिस तरह पुतिन का रवैया, उस दिशा में हम आके लगभग उस किनारे में खड़े हुए हैं। और केंद्र का तो हाल हम देख ही रहे कि हमारा संविधान खतरे में, हम आगे क्या करेंगे, क्या होगा इस देश का। इसकी लड़ाई, असली लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ लड़ रहे हैं। अभी भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के लिए जीते, उनको दिख रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो केस खोला, आप देखिए ना, पूरे का पूरा खुल गया ना। जिन जिन लोगों पे इन्होंने ईडी का छापा डाला, उन्हीं लोगों से चंदा लेके आरोप पत्र में उनको मुक्त करा। ऊपर से जैसे आप दिल्ली का शराब कांड ले लीजिए, उसमें इन्होंने जबरन सिसोदिया को अंदर कर रखा है। आज तक चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। कानून ऐसे बनाए कि अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, जब तक पूछताछ नहीं होगी जमानत नहीं होगी। जो आदमी मुख्य मुजरिम पकड़ा गया था उससे 80 करोड़ रुपए इनके निकले, उसमें भी इन्होंने चंदा। हौसला देखिए कि पब्लिक का इनको भय नहीं। ये इतना तानाशाही में उतारू है कि 2 मुख्यमंत्री को इस चुनाव में कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, तो ये जीतने के बाद क्या करें। हम आ जाते हैं रीवा में। रीवा में माननीय सांसद जी को अधिकार है कि 10 बच्चों का एडमिशन इनके लिखने पर केंद्रीय विद्यालय में होता है। 10 वर्षों में कम से कम 10 वर्षों में 100 बच्चों को करा सकते थे। किसी एक का ये पत्र बता दें कि हमने एक के लिए पत्र, बोलते हैं कि लेटर पैड भैया जी के घर में है, वहाँ चले गए। तो हमें रबर स्टाम्प नहीं चुनना ना। 5 साल जनता धोखा खा गई, 10 साल धोखा खा गई। हमारी केंद्र सरकार में हिस्सेदारी क्या है? हम क्यों रबर स्टाम्प को वोट? हम जीते जागते इंसान, हम जीते जागते आदमी को वोट देंगे।
हमने आपको बताया है कि इनका क्या रहा। 25 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसका क्या है, जिसने अपना जीवन खपा दिया उसका नंबर कब आएगा? ये कहेगी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, जब एकदम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे ही काम कर रही है तो इससे अच्छे तो हमारी कांग्रेस पार्टी है जहां हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है। अब आप इनका ये देख लीजिए, सांसद ने दिए, बहुत कहते थे ना कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, पूरा का पूरा इतना पंच को अलग अलग बांट दिया गया। ये चार्ट है। इस चार्ट में वाटर टैंकर, यात्री प्रतीक्षालय, हैंडपंप, विद्युतीकरण, ग्रेवल रोड, पीसीसी, चेक डैम, इसमें ईयर वाइज पैसा है, हर साल अलग अलग की, इस साल इतना, इस साल इतना, इस साल इतना, टोटल इतना, इसका टोटल बना हुआ है। इसकी एक समरी भी नीचे लगी। स्वेच्छा अनुदान से 10 वर्ष में जो 50 लाख प्रतिवर्ष से 5 करोड़ मिला उसका कोई पता नहीं। आजकल कियोस्क बैंक का एक धंधा चला है ना, कियोस्क बैंक वाले 2% कमीशन लेके पलटी कर देते हैं वोटर लिस्ट के नाम पे पैसा निकाल करके, क्योंकि उनके पास सबके खाते हैं, वो मोदी जी वाला वो सबके खाते हैं और आईडी है, तो उससे कर लिया। वाटर टैंकर में 11 करोड़ पंचायत लेना। नीम चौराहा में इनकी इंडस्ट्री है, रमाकांत जी जो पार्षद थे उनके साथ पार्टनरशिप में इनके बेटे की इंडस्ट्री, खुद ही टैंकर बनाते हैं। हम खुद ही इनके इंडस्ट्री से 40,000 का टैंकर खरीदे, उसकी शासकीय कीमत है 1,55,000 या 1,65,000, इनको 1 लाख रुपए मिलता है उसमें कमीशन। तो ये 11 करोड़ रुपए सीधे सीधे दे देना, उसी में विधायक दिए जा रहा, 2 बार से आप सांसद, उसी में आप दिए जा रहे। ये यहाँ पर एक चलन टाइप बन गया। इन्होंने लंबा पैसा उसमें 50% में मैंने खेती की आधा पैसा उसमें इनको मिला। यात्री प्रतीक्षालय में 5 करोड़ 26 लाख। ये जो यात्री प्रतीक्षालय आप बाइक पे देखते हैं सगर आगरा कहीं जाए, इसकी कीमत 3,85,000 है। रेलवे में तो विधायक निष्ठ जाती है 50,000 में बनता था। हम लोग सड़क के ठेकों में जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर होते हैं उनको 45,000 में ऐसे दे देते हैं कि तुम्हारा लोहा, तुम्हारा पेंट सब कुछ लगा के। इसमें 3,85,000, इसमें इनको 1.5 से 2 लाख रुपए मिलता है। फिर ग्रेवल रोड में जितना जिला पंचायत से सुदूर सड़क की योजनाएं बनी है सब में इन्होंने पैसा निकाली। सरपंच महोदयों के माध्यम से 50% में 2 करोड़ 70 लाख इसमें निकाल लिए। पीसीसी रोड जो एनआरजीए से बनी उसमें निकाल लिया 1 करोड़ 73 लाख। चेक डैम में वाटर सेट योजना से मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा 7.5 साल, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है। वाटर सेट योजना से जितने भी पानी रोकने के मेड़ बंधान बने हैं उसमें चेक डैम के नाम पे उन्हीं कामों में 2 करोड़ 84 लाख। प्राइवेट स्कूलों में आप कई बार देखते होंगे कि गाँवों में आप कहते होंगे कि इनके तो कुछ नहीं था, ये कहाँ से 10 लाख की बिल्डिंग बनवा रहे, वो तो 1 लगाओ 2 पाओ, तेरे 5 लाख नगद लेके गए और 10 लाख सब्सिडी से ले आए। 50% ये प्राइवेट स्कूलों में दिए 2 करोड़ 67 लाख। एक शासकीय बिल्डिंग को अतिरिक्त कक्ष नहीं दिया, एक शासकीय बिल्डिंग को इन्होंने 5 लाख नहीं दिया। व्यायाम है जो 2 करोड़ 67 लाख जबरन का, ये जो सोलर लाइट, इसी तरह शांति धाम एक नया धंधा। सभी विधायक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पूरे विधायक चूरन चटनी का धंधा बनाए हैं। टैंकर यात्री प्रतीक्षा, अभी शांति धाम पे नहीं था। शांति धाम आप सब जानते हैं रोजगार गारंटी योजना से बनता है, तो कोई क्यों उस पर देगा पैसा, जब रोजगार गारंटी योजना में आदमी काम ढूंढ के शांति धाम का करता है। मैंने एनआरजी उसमें इन्होंने दे रखा है 2 करोड़ 27 लाख पलटी, मतलब बना है रोजगार गारंटी, उससे पैसा निकाले। प्रीकास्ट सीमेंट बेंच 1 करोड़ 81 लाख। बिजली के नाम पर किसी एक किसान को एक खंभा नहीं दिया, और शहर के लोकल ठेकेदारों से जो रजिस्टर्ड है उनसे पलटी कर लिया 2 करोड़ 75 लाख। अब इनका आप असली काम देखिए। हम लोग एमएलए हैं ना, हमारे पास दिन में रोज 1-2 आदमी आते हैं, हमें ट्राईसाइकिल दिला दीजिए, हम विकलांग हैं। भाई हम काहे के लिए निर्वाचित हुए? अगर हम ये नहीं करेंगे तो स्वेच्छा अनुदान हमें 50 लाख क्यों मिलता है? इनको 50 लाख के हिसाब से मिला। इन्होंने कुल दिव्यांगों को 10 वर्ष में, मात्र 1 वर्ष में 98,000 रुपये, मात्र 98,000। शौचालय के ढिंडोरा पीटते हैं ना, 8 वर्ष में कुल 10 वर्षों में 32,62,000, यानी 1 वर्ष में 3,03,000, वो 10,03,000। इसको अगर आप भाग दे दीजिए 8 विधानसभा में तो मात्र 40,000 रुपये मात्र। फोटो खिंचा के एक्टिंग करना और मात्र 40,000 शौचालय। हैंडपम्प जैसे महत्वपूर्ण काम में इन्होंने प्रत्येक वर्ष
एक विधानसभा में मात्र एक हैंडपंप दिया, ये आंकड़ा। पूरे पैसे को आप भाग दे दीजिए 1,30,00,000 को 10 वर्षों में, और फिर उसको 8 विधानसभा में भाग दे दीजिए, तो एक हैंडपंप का भी पैसा पूरा नहीं हो रहा। आप मानते हैं कि चलो एक हैंडपंप का लघु उद्योग के नाम पर केवल अपने बेटे का, बाकी कुछ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं, पक्के सड़क में कुछ नहीं, स्कूल अस्पताल की मरम्मत में कुछ नहीं। आपके पास कहाँ से दिल्ली में 2-2 मकान हो गए? आपके पास जेपी ग्रीन्स कासमास में कैसे में मकान हो गया 501 नंबर। आपको जेपी वाला गिफ्ट कर रहा है। यहाँ लोगों को मतलब लोग प्रताड़ित है और किसान प्रताड़ित है, उनकी ज़मीनें चढ़ा ली गई जेपी के नाम से जबरन। आप बोल नहीं रहे क्योंकि आपको गिफ्ट मिला। आपने बढ़िया दिल्ली में भी अपना आशियाना बढ़िया बना लिया। आप यहाँ कहते थे कि हमारे कुछ नहीं है, बढ़िया घर में अपने गांव में 2-3 करोड़ की कोठी बना ली। आपकी फैक्ट्री खुल गई 2-2, एक नीम चौराहा में, एक वहाँ गांव में। आपका बढ़िया वेयर हाउस बन गया। आपने किटवरिया में अभी 5-6 करोड़ रुपए की जयराम कुशवाहा से ज़मीन खरीद ली। आपने ये शांति विला कॉलोनी में नोटबंदी के समय बढ़िया बड़ी 2-3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली। ये जो इनके भैया साहब हैं, तो भैया साहब ने इनको पूरा आर्ट सिखा दिया कि कैसे जनता के वोट को नोट में कैसे पलटा जाता है। तो ये नोट में बढ़िया पलट लिए। रीवा की जनता इनको कमाने के लिए वोट दे, क्यों दे? 10 वर्ष दे दिया अनजाने में, नहीं जान पाई, इनकी पोल नहीं खुली। आज तो आंकड़ा सामने है। अब इसके बाद भी किसी को जिंदा मछली निकलना है तो निकल गई। मुझे तो नहीं लगता कि रीवा की जनता वैसे भी जागरूक रही है। गांव-गांव जब इनकी असलियत सामने जाएगी, अभी तो सब ये जानते हैं कि ये किसी काम के नहीं, कोई काम नहीं, लेकिन साथ में जब इनका ये कारनामा जाएगा तो इन्हें कोई क्यों वोट दे। और हम चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो। अगर कांग्रेस पार्टी को जनता जनार्दन यहाँ मौका देती है, नीलम मिश्रा जी को मौका देती है। नीलम मिश्रा जी सिमरिया में विधायक नहीं, हमारे जो व्यक्तिगत विरोधी वो भी इनके विरोधी नहीं। इनका व्यवहार काम धाम ऐसा था संतुलित। तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर अच्छा काम अपने, और हमने अपने घोषणा पत्र में मैं वही लिखा हूँ, वही हम रिलीज करेंगे जो हम एक विपक्ष के सांसद के तौर पे कर पाएंगे। हम लंबी चौड़ी नहीं देंगे, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि रीवा की जनता की भागीदारी जो 10 वर्ष से केंद्र सरकार में संसद में शून्य है, वो एक बार जिंदा हो जाए और रीवा की जनता ये महसूस करे कि संसद में जब कुछ बोला जाता है या चलती है या केंद्र की सरकार है, उसको लगे कि मैं भी इससे जुड़ा, ये मेरे वोट से। अभी आपको लगता है क्या? अभी रीवा की जनता को लगता है जैसे हमने अपना वोट डस्टबिन में डाला। तो मेरा यही कहना है, मैं सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। सांसद के बेटे की छोटे वाले बेटे के नाम से तो सांसद जी ने अपने बयान में ही बोला कि किटवरिया में हाँ हमने जमीन खरीदी, और इंडस्ट्री उनकी वेयर हाउस तो आप सामने चले जाओ ना, घर के सामने ही ना है। मिश्रा जी, हाँ, ये बताइए, आपके बड़े बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कई ऐसे नेता कहना है उनका कि ईवीएम भाजपा के कब्जे में है। जब ईवीएम भाजपा के कब्जे में है तो फिर चुनाव लड़ने का मतलब क्या नहीं, इस बार एक अच्छी चीज हो गई साहब, आपको नई बात बता रहा हूँ, अच्छा याद दिलाया। इस बार इनका ईवीएम मैनेजमेंट फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं अभी से आपको एक चीज एडवांस बता रहा हूँ, इस बार जो वोट पड़ेगा, हम हारे या जीते, हम ईवीएम को आरोप नहीं लगाएंगे। हमें अंदर की बात मालूम है, इस बार इनका ईवीएम मैनेजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इनका खोल दिया है ये ईवीएम मैनेजमेंट में। मुझे अंदर की जानकारी है, मैं उस पार्टी में रहा हूँ। इस बार ये बिना ईवीएम को हो रहा है, केवल इन्होंने वो बनाया, नैरेटिव जरूर बनाया, रामलला मंदिर के नाम पर कि एक वातावरण है और इनको ईवीएम का खेल करना था, पर वो खेल हो नहीं पाए। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत माना जाता है कि शहर मतलब भाजपा का वोट, गांव मतलब कि मिला जुला वोट। शहर में आप देखिए 50%, जब महापौर का इलेक्शन हुआ तो आपने देखा नहीं 50% सीटें किसको मिल गई? कांग्रेस को मिल गई। तो 50% में 2 सीटों को हम जोड़ रहे हैं क्योंकि हम मात्र उसमें 200 वोट से आए। तो जब इधर ये स्थिति है और रिजल्ट खुलता है तो 62 सीट। आप खुद भी समझदार, इतना तो आप समझ सकते हैं। विधायक जी, आपका असली मुकाबला राजेंद्र शुक्ला से माना जा रहा है क्योंकि जनार्दन मिश्रा को छोटा उनका माना जाता है। हाँ, चलिए आप ये तो मानते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सब लोग ताली बजाइए।
कि राजेंद्र शुक्ला को उनका क्या माना जाता है, रबर स्टाम्प। मतलब ये माना जाता है धन्यवाद। आप पत्रकार लोग अगर इतना भी मान लें और ये बात आप खुद कहें तो फिर इतना तो कम से कम जनता के लिए तो आपका ये एक इस देश में आप चौथे स्तंभ है, आपका योगदान माना गया। हाँ जी, आगे बताइए। वो कहते हैं कि अगर हम सांसद नहीं रहेंगे तो ये हैसियत नहीं है कि 4 व्हीलर वाहन भी चल सकते हैं। वो उनका कहना है कि जिस दिन से सांसद मैं नहीं रहूँगा, वो कथरी ओढ़ के घी पी रहे हैं। उनको लगता है कि रीवा की जनता पागल है। पहली बार एक नया आदमी हो, पहली बार जब वो लड़े तो मान लिया कि अपन लोग पागल थे भाई, नहीं समझ पाए। और वो अब वो कोई कर रहे हैं मंच में, कोई कुछ दिनों में हुआ करेंगे, तो इससे थोड़ी कुछ चीज़ बदल जाएगी भाई। रीवा है कितना बड़ा, सामने पूरी प्रॉपर्टी